गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रुपए ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है, अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है, कौन से धातु पृथ्वी की सतह पे पाए जाते हैं अत्यधिक मात्रा में, कौन से तत्व पाए जाते हैं, तत्वों की संख्या कितनी है, अधातुओं की संख्या कितनी है, धातुओं की संख्या कितनी है, इन सब के डिटेल में आज हम वीडियो सेशन में डील करने वाले हैं। और आज एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अयस्क तथा खनिज में अंतर स्पष्ट करें, या अयस्क और खनिज से आप क्या समझते हैं। और आज के वीडियो सेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे पूछ देगा कि प्राकृतिक में भूपटल पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, उसके बाद हमारे इन्वायरमेंट में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इन सब क्वेश्चंस का आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन क्या है, और इसी के वीडियो सेशन हम लोग आज को पढ़ेंगे। साथ ही वे बच्चे जो आज क्लासेस में नए हैं वो अपना अटेंडेंस लगा रहे। अटेंडेंस लगाने का शानदार तरीका है, आप वो सुंदर सा जो रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और उसके बाद लास्ट में आपका अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो आज के वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कि धातु की प्राप्ति कैसे होती है। धातुओं की प्राप्ति के लिए आपको पता होगा कि प्रकृति में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं, कुल कितने तत्वों की संख्या, अगर तत्वों की संख्या पूछी जाए तो तत्वों की संख्या जो है वो कितनी है, तत्वों की संख्या है 118। इस 118 तत्वों में दो पार्ट हो सकता है, एक कि कुछ तत्वों को मनुष्यों ने बनाया अर्थात प्रयोगशाला में बनाया गया, और कुछ तत्वों को प्राकृतिक ने हमें गॉड गिफ्टेड दिया है। तो पहला जो होता है वह प्राकृतिक होता है। तो 92 ऐसे तत्व हैं प्राकृतिक तत्व, यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक। 92 ऐसे तत्व हैं जिनको प्रकृति ने हमें उपहार में दिया है, मतलब 92 तत्वों को हम लोगों ने खुद से नहीं बनाए, और बाकी जो तत्व हैं कृत्रिम है अर्थात इनको प्रयोगशाला में बनाया गया है। कृत्रिम तत्व कितना हो गए 92 और 8 और 8 8 16 ऐसे तत्व होंगे जो कहाँ पाए जाएंगे, प्रयोगशाला में इनको बनाया गया है, मनुष्य ने अपने जरूरत के हिसाब से बनाया है। ये चीज आपको कंफर्म हो गया। अगर इनमें से बात करें कि सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सबसे पहले कौन सा तत्व बनाया गया, तो सबसे पहले बनाए जाने वाला तत्व जो है, सबसे पहले बना गया तत्व, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया तत्व, प्रयोगशाला में बनाया गया तत्व, प्रयोगशाला में आप लिख लोगे प्रयोगशाला में बनाया गया तत्व जो है वो टीसी है। टीसी 43 क्या है, इसकी परमाणु संख्या, और टीसी को कहा जाता है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम TECH, टेक्नीशियम क्या है, एक धातु है। तो सबसे पहली बार इसी को बनाया गया था प्रयोगशाला में, तो ये बात भी आप याद रखोगे। उसके बाद अगर कहा जाए कि बताइए सबसे पहली बार यौगिक कौन सा, तो मैं पिछले वीडियो सेशन में आपको बहुत बार बताया भी हूँ कि सबसे पहले बनाया गया यौगिक जो है छोटू, सबसे पहले बनाया गया यौगिक है यूरिया। क्या है छोटू, यूरिया है, जिसको ओहलर ने बनाया था, और इसी को कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है। और यूरिया का एक ऑलरेडी मैंने वीडियो भी डील किया हुआ है, तो आप लोग देखेंगे वीडियो सेशन आप पहले का देखे होंगे ना, तो आपको पता होगा ये चीज। तो ये चीज होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी 118 तत्वों का तो खोज हो गया, इनमें कितने तत्व धातु होते हैं, कितने तत्व अधातु होते हैं, और कितने तत्व उपधातु होते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, 78 से 80% जो होते हैं कुल तत्वों के धातु होते हैं। कितने होते हैं, धातु होते हैं। कितने प्रतिशत, 78 से 80% धातु होते हैं। बाकी 18 तत्व ऐसे होते हैं, 18 तत्व जो होते हैं अधातु होते हैं, अधातु होते हैं, और बाकी जो तत्व बच जाएंगे वह उपधातु होते हैं। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, धातु के गुण क्या होते हैं, धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, सब चीज मैंने पढ़ा रखा है। आपको अगर नहीं दिखे हो, आप नहीं देखो इन सब वीडियो को, तो आप वीडियो में कहीं भी क्लिक करोगे, राइट साइड में आपको एक आई बटन दिखेगा, ऐसे सर्कुलर बना होगा, इसमें आई बटन दिखेगा राइट साइड में। इस आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपके नीचे बहुत सारे वीडियोज आएंगे, और आप सभी वीडियोस को लाइन बाय लाइन देख सकते हो आसानी से। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं, ये तो धातु हो गए, अब हम धातु की जो प्रतिशत मात्रा है उसको देखते हो। इसको समझने से पहले आप सर पहले समझ लीजिए भूपटल क्या होता है। भूपटल
या इसी को कहा जाता है भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी, इंग्लिश में इसको अर्थ क्रस्ट कहा जाता है, अर्थ क्रस्ट। ये होता क्या है, तो पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी परत है ना, उसी ऊपरी परत को भूपटल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को भूपटल कहा जाता है, भूपटल कहा जाता है। डन, ये बात आप याद रखोगे। अब जितने भी धातु होते हैं छोटू, वे धातुएं जो होते हैं इन्हीं पृथ्वी की भूपटल में पाए जाते हैं। अर्थात इनका प्रमुख रूप से अगर स्रोत देखा जाए तो यहाँ पे आप लिखोगे कि धातुओं का प्रमुख स्रोत या मुख्य स्रोत मतलब जहां से कोई चीज उत्पन्न होता है, निकलता है। धातुओं का प्रमुख स्रोत जो होता है पृथ्वी का भूपटल होता है, पृथ्वी का भूपटल होता है, भूपटल या भूपर्पट्टी होता है। डन, ये चीज आप दिमाग में बैठा के रखोगे। अब हम देखते हैं कि इस भूपटल में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, धातु कौन से हैं, इनकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। साथ ही देखेंगे कि हमारा ह्यूमन बॉडी जो होता है, ह्यूमन बॉडी में मिनरल्स के रूप में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम अयस्क को पढ़ेंगे, खनिज को पढ़ेंगे। डन, अयस्क और खनिज में अंतर को पढ़ेंगे। तो अब हमें देखना है कि हमारे पृथ्वी के जो भूपटल होता है, जिसको अर्थ क्रस्ट कहा जाता है, इसमें पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, इसको हमें देखना है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत राइज होते हैं, एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो मैंने टाइम को सेव करने के लिए पहले से ही लिख दिया है। पहले पार्ट में लिखा है मैंने कि भूपर्पट्टी पे पाए जाने वाले तत्व, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि ह्यूमन बॉडी में हमारे शरीर जो होती है, मैंने किसी नॉर्मल या फिर पर्सनली किसी आदमी को नहीं लिया है, ये एक हेल्दी मनुष्य का होता है, हेल्दी मनुष्य में पाए जाने वाले हैं। ये वैल्यू जो होता है 0.2%, 3% कम या अधिक हो सकता है इनमें। जैसे यहीं पे कहीं पे 65% दिया है, कहीं पे 66 या 68% दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, समझना है कि गलत है या सही है। जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है उसको आप आसानी से देख करके टिक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम भूपर्पट्टी की जब बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज रखोगे कि सबसे अत्यधिक मात्रा में भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। और ये बात याद रखोगे कि ये बाई वेट होता है, मतलब भार के आधार पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। और इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है, 46.6% होता है। और ये फैक्ट है, इसको आप याद रखोगे। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो एलिमेंट होता है उसको सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है, और इसका प्रतिशत जो होता है 27.7% होता है। और तीसरा पदार्थ जो होता है, तीसरा तत्व जो होता है वो एल्युमिनियम होता है, और इसकी प्रतिशत मतलब 8.3% होती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको याद बस इन्हीं तीनों को करना है, और इन्हीं तीनों से अगर बात करें तो आपको बस इन दोनों को याद रखना है। अब इन दोनों को याद क्यों रखना है, ये तो मैंने जनरली लिखा है जानकारी के लिए कि कोई आयरन की पूछ दे तो क्या करेगा, 4.7%, कैल्शियम पूछ दे 3.6, सोडियम 2.8, पोटेशियम 2.6, ऐसे करके मैंने बहुत सारे तत्वों का 10 तत्वों का लिखा है। आप इनमें से मात्र 3 को याद रखोगे। 3 भी अगर भारी लग रहा है तो 2 याद रखोगे। ऑक्सीजन वाला तो मेरे से जो बच्चे साइंस पढ़े होंगे 9th में, तो मैं तो कह के ऐसे बोल बोल करके याद करा देता हूँ क्लासेज में, तो बच्चों को याद होगा। बट आज आपको याद कर लेना है, एक आपको ऑक्सीजन का, फिर सिलिकॉन का, और फिर एल्युमिनियम का। अब ऑक्सीजन का क्यों, क्योंकि ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन का क्यों, क्योंकि दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम का क्यों, क्योंकि तीसरा सर्वाधिक मात्रा में। नहीं, एल्युमिनियम जो है क्या है, आपका एक मेटल है। एल्युमिनियम क्या है छोटू, मेटल है, जबकि ये दोनों क्या है, नॉन मेटल है। तो आप मेटल याद रखोगे कि पूरे पृथ्वी पर मतलब भूपर्पटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो होता है वह एल्युमिनियम होता है। दिमाग में बैठा कि नहीं। धातु की बात अगर कहेगा तो एल्युमिनियम, अधातु की बात कहे तो ऑक्सीजन, तत्व की बात कहे तो भी ऑक्सीजन, बिकॉज तत्व क्या है, ऑक्सीजन एक तत्व भी है और तत्व है और अधातु भी है।
और धातु की बात करें तो एल्युमिनियम होता है। डन। तो याद रखोगे, यहाँ पे नोट में आप लिख लोगे कि भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है 46.6%। दूसरा नोट लिखोगे कि भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम होता है, ये भी आप नोट में लिख लोगे। तीसरा ये लिख सकते हो कि भूपर्पट्टी पर दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन होता है। तो ये चार्ट आप आसानी से 3 याद रख लो कि सबसे अधिक आपका ऑक्सीजन का, फिर सिलिकॉन का और फिर किसका होता है, एल्युमिनियम का। ये 3 याद रखोगे, फिर आसानी से क्वेश्चन आप एग्जाम में मार के आओगे। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव ये, एक ऑब्जेक्टिव ये, एक ऑब्जेक्टिव ये, 3 ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, तो आप याद रखोगे। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। दूसरा तरफ जो है हमारा ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला था, तो यहाँ भी ऑक्सीजन है। चलो याद ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जा रहा है, ऑक्सीजन। यहाँ भी सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन। तो ह्यूमन बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो एलिमेंट है वह आपका ऑक्सीजन है, और इसकी प्रतिशत मात्रा 65% है। और ये भी जो होता है छोटू बाई वेट होता है। क्या होता है, बाई वेट, मतलब भार के आधार पर होता है। डन, याद रहेगा आपको। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो कार्बन होता है, और तीसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो हाइड्रोजन होता है। तो इसमें आपको बस याद इसी को रखना है और किसी को याद नहीं रखना है। ये बस मैंने जानकारी के लिए लिखा है, आप इसको जानकारी के लिए रखोगे, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप जब बैठोगे तो इसको एक बार पढ़ के जाओगे। यहाँ से हो सकता है कि कैल्शियम का पूछते हैं। देखो बोर्ड में जो होता है आसान क्वेश्चन पूछता है कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तुलना में बोर्ड में आसान क्वेश्चन पूछता है, तो बोर्ड में पूछना होगा तो ये पूछेगा, ये पूछेगा या ये पूछेगा। लेकिन कंपटीशन में पूछना होगा तो ये तीनों में से कोई नहीं पूछेगा, इन सबको पूछेगा, इनमें से कोई एक उठा देगा। क्योंकि इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते, और बहुत सारे एजुकेटर जो होते हैं बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, बिकॉज वो तो बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं कि हाँ बोर्ड में ये क्वेश्चन आ रहा है, चलो नोट बना करके ये क्वेश्चन लिखवा देते हैं। बट बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना जरूरी होता है। जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग इस पे विश्वास करके कॉपी में अच्छे से फेयर करोगे, और इसको बोर्ड एग्जाम, जब बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक हो तो जो मैं टिक किया हूं उसी को लिखोगे, और इस पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन जब भी कंपटीशन देने जाओगे तो आप सबको कॉपी को बारीकी से पढ़ करके जाओगे। डन। हम लोगों ने देख लिया कि भूपर्पट्टी पे पाए जाने वाले तत्वों की प्रचुरता, फिर ह्यूमन बॉडी में प्रचुरता को देख लिए तत्वों की। अब अगर पूछ दे कि बताइए पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो पूरे यूनिवर्स की जब बातें होंगी तो आप याद रखोगे कि पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अगला नोट लिखोगे कि हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, और इसका भविष्य को ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, किसको, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी, फ्यूचर फ्यूल को भी कहा जाता है। किसको, हाइड्रोजन को, क्योंकि फ्यूचर में इससे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से गाड़ियां भी निकलेंगी, जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं वैसे। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हम अपने एटमॉस्फेयर के बारे में। मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर के बारे में क्या जानकारी होती है, हालांकि एटमॉस्फेयर वाला हम लोग 7वीं 8वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलो, एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर क्या होता है पहले ये जान लो। एटमॉस्फेयर, जिसको हिंदी में वायुमंडल कहा जाता है, वायुमंडल। डन। अब देखो वायुमंडल है क्या चीज, तो वायु मतलब हवा, हवा मतलब बहुत सारी प्रकार की गैसें होंगी, और मंडल मतलब एक प्रकार से ग्रुप, घर है। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ एक गैसों का बना लेयर है, और इसी गैसों के लेयर को हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। सिंपल बोलोगे कि पृथ्वी के चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की गैसों के लेयर, गैसों के सतह पाए जाते हैं, और इसी गैसों के लेयर को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। डेफिनेशन लिख लोगे, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है ना, वायुमंडल में, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, बताओ, गेस करो। जाने वाला तत्व एक ऐसा तत्व है जो अपने ही साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में देखे थे। पाया जाने वाला तत्व, ये तत्व होता है। तत्व तो होगा नहीं वायुमंडल में, क्योंकि वायु मतलब हवा होता है, तो यहाँ पे हम सीधे गैस लिखे तो काफी बेटर होगा।
गैस जो होता है वह होता है आपका नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्वयं के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये चीज मैंने आपको बता दिया था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? तो दूसरी की बात करेगा तो ऑक्सीजन। अच्छा, इसकी प्रतिशत मात्रा पूछ दी तो क्या बोलोगे? 78%। कितना? 78%। और ये कितना होता है? बाई वॉल्यूम होता है। बाई वॉल्यूम मतलब आयतन के आधार पे होता है। ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो 21%। और कभी कभी पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.003%। ये बात भी आप याद रखोगे। हालांकि नया में बढ़ भी गया है तो 0.004% भी हो रहा है। तो 0 पॉइंट आप ऑप्शन देख लेना किस हिसाब से। यदि 3 वाला दिया है तो 3 टिक करना, 4 वाला दिया है तो 4। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा निम्न में से कौन सा है? उसमें से कोई एक ऑप्शन ये होगा, टिक कर दोगे। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कौन है? तो ये होगा, टिक करोगे। इसको नोट में लिख लोगे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में 0.003%। डन। यूरिया, यूरिया का नाम आप लोगों ने सुना है ना? यूरिया मैंने अभी बताया। यूरिया एक ऐसा यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में सबसे पहली बार बनाया गया था। इसको ओहलर ने बनाया था। तो यूरिया में जो होता है 46% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। और इसी नाइट्रोजन गैस का उपयोग, इसी यूरिया का उपयोग हम लोग फसलों में फसल को हरा भरा करने के लिए करते हैं। ठीक, तो ये बात आप याद रखोगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? तो तत्वों की प्राप्ति कैसे होती है। तत्वों की प्राप्ति 2 स्टेट में होती है। दोनों स्टेट के बारे में हम अब देखने वाले हैं। अब अगर हम इन धातुओं की प्राप्ति की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन धातुओं की प्राप्ति 2 तरीके से की जाती है। अर्थात ये हमारे नेचर में, प्रकृति में 2 रूपों में पाए जाते हैं। पहले मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे और दूसरे संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। पहले मुक्त अवस्था में पाए जाने का कारण क्या हुआ कि वे सारे तत्व जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ये जो जलवाष्प है, जलवाष्प से जिसको नमी कहा जाता है, इनसे रिएक्शन नहीं करते हैं। अर्थात ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो वैसे धातु जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सभी धातु, मरकरी हो गए। तो ये सब क्या करते हैं? वायुमंडल में उपस्थित जो भी जलवाष्प है, नमी है, जिसको मॉइस्चर भी कहा जाता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे रिएक्शन नहीं करते हैं। देखते हैं हम लोग, मम्मी लोग जो गहने पहनते हैं चांदी और सोने के, तो वो लोग बरसात में, जाड़े में, ठंड में, जैसे भी वो पहनते हैं, बट उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसा तो नहीं है ना कि वो रिएक्शन करके और वो जो गहना था वो मिट्टी या फिर किसी और चीज का निर्माण कर लेता है, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जा रहे हैं। तो उन सभी तत्वों को स्वतंत्र अवस्था में कहा जाता है। संयुक्त अवस्था में क्या होता है? तो जो होंगे तत्व के रूप में पाए ही नहीं जाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड एक प्रकार से सोडियम के साथ क्लोराइड हमेशा अटैच मिलेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि सोडियम जो होगा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि सोडियम को मुक्त अवस्था में यदि रखेंगे तो हवा से अभिक्रिया, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आगे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इसको कहाँ डाला जाता है? केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। डन। तो इसको मैंने बताया था। मैंने ये भी रीजन बताया था कि इसको क्यों जल में डुबो करके नहीं रखा जाता है सोडियम को। सब चीज मैंने क्लियर कर रखा है। पहले का वीडियो देखो, ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे मैंने सबको मेंशन कर दिया, आप कॉपी में लिख लोगे। ऐसे ही सेम तरीका, कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। सेम कॉपी को 2 पार्ट में बांटोगे। पहला लिखोगे मुक्त या स्वतंत्र अवस्था, जिसका मतलब फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है वैसे धातु जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन O2, आप यहाँ पे ऑक्सीजन लिखोगे, मैंने O2 लिखा है शॉर्ट फॉर्म में जगह को बचाने के लिए। O2, CO2 मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नमी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, वे स्वतंत्र अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अर्थात ये कम क्रियाशील होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो Ag जिसको क्या कहा जाता है? सिल्वर कहा जाता है, चांदी। Au जिसको क्या कहा जाता है? गोल्ड, सोना। Pt प्लेटिनम। Hg मरकरी, मरकरी नॉर्मल स्टेट में मतलब एंटी पीपल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और इसे पारा भी कहा जाता है। और इस पारे का उपयोग जो होता है हम लोग कहाँ करते हैं? थर्मामीटर में करते हैं। क्लासिकल थर्मामीटर जो होता है, अब तो डिजिटल आ गया है, क्लासिकल थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है इंडिकेटर के रूप में। बैरोमीटर में भी इंडिकेटर के रूप में इसी को यूज किया जाता है। वो जो थर्मामीटर में काले रंग का लिक्विड दिखते हैं जो ऊपर नीचे आता है टेम्परेचर के आधार पर, वो काले रंग का लिक्विड ही क्या है? मरकरी है। डन। तो ये बात आप याद रखोगे। दूसरा पॉइंट आप इधर लिखोगे
वैसे धातु जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नमी से अभिक्रिया करते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात ये अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इत्यादि। कैसे करते हैं? सोडियम को आप देखोगे खुली हवा में नहीं रख सकते क्योंकि आग पकड़ लेगा। कहाँ रखोगे? केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है? सोडियम होता है। मैग्नीशियम को नहीं रख सकते, कॉपर नहीं रख सकते, जिंक नहीं रख सकते, लोहा नहीं रख सकते। लोहा को रखोगे आप क्या? जंग का निर्माण कर लेता है, जिसको रस्ट कहा जाता है। रस्ट क्या है? ऑक्सीजन से और जल से रिएक्शन करेगा तभी तो रस्ट का फॉर्मेशन होता है ना। रस्ट का फॉर्मेशन भी हमें इस चैप्टर का लास्ट में पढ़ना है। संक्षारण क्या है, संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है, तो ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब देखो दिमाग में ये आता है कि यहाँ पे हमने देखा कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए, तो इसको हमें निकालना होगा। अर्थात सोडियम क्लोराइड से अगर सोडियम को निकालना हो तो क्या करेंगे? तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम को निकालने के लिए ही हमें खनिज और अयस्क में तोड़ा जाता है। खनिज और अयस्क का नाम जो होता है, तत्वों की संयुक्त अवस्था में, धातुओं की संयुक्त अवस्था में पाए जाने से उसको निकाला जाता है, मतलब वहां से शुद्धिकरण किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण का सेम मतलब हुआ शुद्धिकरण किया जाता है, तब हमें खनिज और अयस्क प्राप्त होते हैं। और खनिज और अयस्क को शुद्ध करके हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। तो उसके भी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तो आप लोग टेंशन नहीं लो, दिमाग को एकदम शांति से मन में विश्वास करके पढ़ाई करो, काफी बेटर मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग किस पे डिस्कस करना है हमें? खनिज और अयस्क के बारे में। 5 नंबर एग्जाम में पक्का है छोटू। खनिज और अयस्क से अंतर क्या होता है या डेफिनेशन पूछेगा तो 3 नंबर पक्का है। डन। अब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग खनिज और अयस्क के बारे में। सबसे पहले हम खनिज को देखते हैं। खनिज होता क्या है ना, तो खनिज जो होता है भूपटल के अंदर पाया जाता है और प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। भूपरपट्टी का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के ऊपरी सतह जो होता है उसको भूपरपट्टी या भूपटल का होता है। अभी जस्ट मैंने पहले ही बताया था। इसकी डिफिनेशन की बात करें तो मैंने 3 डिफिनेशन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। तीनों में से जो डिफिनेशन आपको आसान लगे उस डिफिनेशन को एग्जाम में लिख के आना। किसी मास्टर की औकात नहीं है कि आंसर काट दे, ठीक। तीनों ही आंसर जो है, तीनों ही डिफिनेशन काफी सही है, काफी परफेक्ट है। अब समझो, अब समझोगे ना तो तीनों एक ही तरह का लगेगा। हालांकि तीनों लिखा मैंने 3 है बट सब एक दूसरे से रिलेटेड है। पढ़ो यहाँ पे देखो। पहला कह रहा है कि भूपरपट्टी पे पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थों को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? भूपरपट्टी पे पाया जाएगा, डन, कोई बात नहीं। उसके बाद ठोस अवस्था में पाया जाएगा, कोई बात नहीं। और धातु युक्त होना चाहिए, मतलब धातु से मिला होना चाहिए। अच्छा, धातु उसमें मिला होगा तभी तो हम उसमें से धातु निकालेंगे ना। अरे खनिज और अयस्क को हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों को हमें अलग करना है, धातुओं को अलग करना है। और जब धातुओं को अलग करना है तो जो अशुद्धि होगा, अशुद्धि अगर खनिज है तो खनिज में धातु की मात्रा पाई जानी चाहिए कि नहीं? अगर उसमें धातु नहीं होगी तो आप धातु अलग कहां से करोगे? भगवान से लाओगे क्या? ऊपर से टपकेगा? ऐसा नहीं होगा ना। साइंस से इसमें कुछ भी लॉजिकली नहीं होता है, हमेशा इसको कॉन्सेप्ट के बेस पे लिया जाता है। डन। चलो दूसरा डेफिनेशन कर रहा है, भूपरपट्टी पे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। ये बात भी सही है। यहाँ पे कह रहा था भूपरपट्टी, यहाँ भी भूपरपट्टी, इसमें कह दिया प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व। तो कृत्रिम रूप से पाया जाएगा, कृत्रिम रूप से पाया जाएगा तो वो धातु ही डायरेक्टली नहीं होगा, उसे शुद्ध करने की क्या जरूरत है? तो बात वही है, बस कहने का तरीका क्या है, अलग है। डन। अब यहाँ पे देखो, तत्व या यौगिक पदार्थ क्या होते हैं? तत्व और यौगिक ही तो होते हैं ना। या तो तत्व को आप पदार्थ कहते हो, नहीं तो यौगिक को कहते हो। क्योंकि तत्वों का 9th में हम लोग तत्वों का क्लासिफिकेशन पढ़े थे, पदार्थों का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़े थे, लेसन 2, याद होगा आप लोगों को। तो तत्व और यौगिक जो होते थे शुद्ध पदार्थ के प्रकार होते थे, मैंने बताया था। थर्ड जो डिफिनेशन है वो देखो क्या करे, धातु तथा उनकी यौगिक। धातु क्या होते हैं? तत्व से, और उनकी यौगिक। तो बात तो यही आ गया ना, दूसरा डिफिनेशन, धातु तथा उनकी यौगिक से युक्त। युक्त मतलब मिले हुए, यहाँ भी युक्त आया था। वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं, अर्थात भूपरपट्टी में पाए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। तो खनिज का तीनों डिफिनेशन में से कोई डिफिनेशन लिख लो, याद है, एकदम मस्त है, एकदम आसान है, ठीक। पहला जो है वही अच्छा है। भूपरपट्टी पे पाए जाने वाले धातु, ठोस युक्त धातु पदार्थ को क्या कहा जाता है? हम लोग खनिज कहते हैं, ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टीज की कुछ बात करें तो इसमें जो है छोटू अशुद्धियां अधिक पाई जाती है। और जब ये अशुद्धियां अधिक पाई जाएगी तो यहाँ पे जो होगा, इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा कम पाई जाएगी।
अरे पाई जाएगी ना। जब हम लोग पढ़ेंगे खनिज को, अयस्क को, तो और चीजें हमें समझ में आएगा। मैंने बोला यहाँ पे कि इनमें अत्यधिक अशुद्धियां पाई जाती है। जब अत्यधिक अशुद्धियां पाई जाएगी तो कम क्या हो जाएगा, धातु की प्रतिशत मात्रा। तो दूसरा नोट जो है पहले नोट से ही निकल के आया है। और तीसरा नोट जो है, प्रॉपर्टी जो है, इनसे धातु प्राप्त करना कठिन होता है तथा अलाभदायक होता है। कठिन होगा तो ज्यादा मजदूर लगाएंगे, आर्थिक रूप से हमें काफी महंगा पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता। कुछ ऐसे ही खनिज हैं, कुछ ही खनिज है जिससे सभी धातु का निष्कर्षण होता है, सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं होता है। अब कुछ खनिज का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, यहाँ पे लेते हैं हम एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है FeS2, FeS2 जिसको कहा जाता है आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट, इसमें क्या दिखा हमें, लोहा दिखा। तो यह किसका है, लोहे का खनिज है। लोहे का खनिज है। कोई पूछे क्यों है, काहे है, क्योंकि इसमें लोहे की प्रतिशत मात्रा कम पाई जा रही है। देखो यहाँ पे सल्फर 2 और फेरस कितना है, 1 है। खनिज है क्योंकि यहाँ पे Fe की प्रतिशत मात्रा क्या है, प्रतिशत मात्रा कम है। समझ में आया कि नहीं। मैंने बताया कि FeS2 जो होगा एक खनिज होगा। कैसे खनिज होगा, इसका नामकरण होगा आयरन पाइराइट। ठीक है, खनिज कैसे होगा, किसका खनिज है, लोहे का खनिज है। लोहे का खनिज क्यों है, क्योंकि लोहे की इसमें प्रतिशत मात्रा क्या पाई जा रही है, कम पाई जा रही है। उसी प्रकार हम यदि ले ले सोडियम क्लोराइड NaCl, तो NaCl में सोडियम की प्रतिशत मात्रा कम पाई जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे धातु कौन है, सोडियम ही ना है, तो सोडियम की प्रतिशत मात्रा कम पाई जा रही है, तो यह किसका खनिज होगा, सोडियम का खनिज होगा। उसी प्रकार बात करें हम ZnS की, जिंक सल्फेट, जिसको जिंक ब्लेंड कहा जाता है, आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे जिंक की सल्फेट प्रतिशत मात्रा कम पाई जाती है। ये कुछ एग्जांपल है FeS2, NaCl, ZnS, इसको आप लोग लिख लोगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ओर्स के बारे में। ओर्स मतलब अयस्क के बारे में। अयस्क से क्या होता है ना, खनिजों के द्वारा ही अयस्क की प्राप्ति की जाती है। अयस्क का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे और उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो होते हैं ना, बिल्कुल खनिज का अपोजिट हो जाते हैं। जैसे खनिज में अत्यधिक अशुद्धि पाई जाती है तो अयस्क में कम अशुद्धि पाई जाएगी। खनिज में जब अत्यधिक अशुद्धि नहीं पाई जाएगी तो इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होगी, किसमें, अयस्क में। तो दूसरा हो जाएगा, इससे धातु प्राप्त करना कठिन है तो उससे धातु प्राप्त करना आसान है, और आसान होगा तो कम मजदूर लगेंगे। इस प्रकार वो आर्थिक रूप से काफी हमारे लिए फायदेमंद होगा। इससे सभी खनिज धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता, पर सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे छोटू अयस्क के बारे में। अयस्क होता क्या है, अयस्क के बारे में जानेंगे, और अयस्क के प्रकार को, अयस्क के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको हम लोग कल के वीडियो सेशन में करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो सेशन लंबा हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं छोटू पहले अयस्क के बारे में। अब डिस्कस करते हैं हम ओर्स के बारे में। ओर्स मतलब अयस्क होता है। अयस्क जैसे हम लोग देख रहे थे कि धातु को शुद्ध करने के 2 तरीके थे संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु के। पहला खनिज के द्वारा, तो खनिज के बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा। अब हमें पढ़ना है अयस्क के बारे में। जितना चीजें खनिज में होता है वो सबका अपोजिट होता है कहाँ पे, अयस्क में। देखो कैसे, खनिज को क्या कहते थे हम लोग कि खनिज में प्रतिशत मात्रा क्या पाई जाती थी, धातु की कम पाई जाती थी, तो अशुद्धि ज्यादा होती थी, उसको प्राप्त करना कठिन होता था तथा आर्थिक रूप से अलाभदायक होता था। उसका जस्ट इस ऑपोजिट हो जाएगा। सभी अयस्कों का, सभी धातुओं का निष्कर्षण जो होगा उससे नहीं किया जा सकता था, बस यहाँ पे सभी धातुओं का निष्कर्षण अयस्क के द्वारा किया जा सकता है। देखो डिफिनीशन क्या बोलोगे, ऐसे खनिज जिनसे धातु आसानी से तथा कम खर्चे में प्राप्त किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, खनिज का ही यूज करेंगे। तो ये चीज एक दिमाग में बैठा लो कि हम क्या करें, खनिज यौगिक से हमें प्राप्त हो रहा है और खनिज से हम बना रहे हैं किसको, अयस्क को। दैट मीन्स सभी अयस्क जो होंगे वो खनिज तो होंगे, परंतु सभी खनिज क्या नहीं होंगे, अयस्क नहीं होंगे। तो ये एक नोट में लिख लोगे कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। यहाँ पे लिखोगे सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है छोटू, ये नोट में लिखोगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को घुमा करके बड़ा पूछता है। ठीक है, तो नोट में इसको लिख लोगे आप।
अब देखो दूसरी डिफिनेशन पे हम लोग आते हैं। दूसरा डिफिनेशन ये कहता है कि वैसे खनिज, यहाँ भी खनिज है, वैसे खनिज जिनसे धातु को सुगमता पूर्वक मतलब आसानी से तथा लाभकारी रूप से प्राप्त किया जा सकता है, निष्कर्षित किया जा सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, अयस्क के नाम से जाना जाता है। तो जो मीन्स इसका है, यहाँ पे भी खनिज से हम लोग प्राप्त कर रहे थे अयस्क को, यहाँ भी सरलता से कम खर्चे में सस्ता प्राप्त कर रहे थे, सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है, बट बात कहने का तरीका अलग है। एक चीज और हो सकता है कि धातु धनी वैसे यौगिक जिनसे धातु सस्ता एवं सरल रूप से प्राप्त किया जा सकता है, उसको अयस्क कहा जाता है। धातु धनी मतलब उसमें धातु की मात्रा जो होगी, धनी मतलब ज्यादा होगी, तो धनी मतलब ज्यादा होगी तो इनमें अशुद्धियां क्या होगी, कम होगी, और जब अशुद्धियां ज्यादा होगी तो धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होगी, और इनसे धातु प्राप्त करना क्या होगा, सस्ता होगा और लाभदायक होगा। नेक्स्ट नोट है कि सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है, बट सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट नोट ये लिख लोगे। अब एग्जाम्पल को हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करें हम तो सबसे पहला आता है बॉक्साइट का नाम। बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का एक अयस्क है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। इसको कहा जाता है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क है, इसका मतलब एल्युमिनियम की इसमें धातु की प्रतिशत, एल्युमिनियम धातु ही होता है ना। धातुओं का पहचान का तरीका मैंने बताया था कि एल्युमिनियम लास्ट में IUM सफिक्स पाया जाएगा। ठीक, जब लास्ट में IUM सफिक्स पाया जाएगा तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा, Al2O3, जिसको कहते हैं बॉक्साइट। उसी प्रकार हम ZNS ले ले, ZNS जिसको क्या कहता है, जिंक ब्लेंड कहा जाता है, जिंक ब्लेंड कहा जाता है। जिंक ब्लेंड किसका होता है, तो जिंक का अयस्क होता है। अच्छा, एक चीज दिमाग में उत्पन्न हो रहा था कि सर जी आप खनिज में भी ZNS का एग्जांपल लिए थे, हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो सभी अयस्क मतलब ये जितना है सब खनिज होगा, पर सब खनिज क्या नहीं होगा, अयस्क नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे। उसी प्रकार यदि बात करें PBS, ये भी हो सकता है, जिसको कहा जाता है हम लोग गैलेना कहा जाता है। ठीक है, और ये किसका होता है, लेड का। लेड मतलब शीशे का अयस्क होता है। तो ये पॉइंट्स आप अयस्क और खनिज में याद रखोगे, और इससे एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या है, तो अयस्क और खनिज में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, अयस्क तथा खनिज में अंतर स्पष्ट करें। घर से क्वेश्चन है, आप लिख के लाओगे, मैं हिंट्स कर देता हूं। अयस्क तथा खनिज में, अयस्क तथा खनिज में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। ठीक है छोटू, और इसी क्वेश्चन को आप घर पे बना लोगे। इसी के साथ हम अपने वीडियो क्लासेस को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग अयस्क के प्रकार को पढ़ेंगे। अयस्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किसका यूज किया जाता है, और निष्कर्षण कैसे किया जाता है। एग्जाम में 5 नंबर का लोहा का निष्कर्षण पूछता है, एल्युमिनियम का पूछता है। तो कल के वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। जितना इधर क्लास चलेगा ना, एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल। देखो इसको कैसे लिखोगे, अयस्क का डिफिनेशन लिख देना एक तरफ, एक बार खनिज का लिख देना। उसके बाद ये सब लिख दो। अयस्क में लिखना कि इनमें कम अशुद्धियां पाई जाती है, तो खनिज में क्या लिखोगे, इनमें अत्यधिक अशुद्धियां पाई जाती है। दूसरा लिखोगे कि धातु में इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, तो वहां पे धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है, किसमें, खनिज में। उसके बाद अयस्क में लिखोगे कि अयस्क से धातु प्राप्त करना सस्ता एवं लाभदायक होता है, परंतु खनिज से धातु प्राप्त करना सस्ता नहीं, कठिन तथा अलाभदायक होता है। उसी प्रकार लिखोगे कि सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है, परंतु सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। क्वेश्चन लिख लोगे, मुझे उम्मीद है पूरा, क्योंकि मैं सारा चीज पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, अगर मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ तो क्वेश्चन बनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, अदरवाइज अब जितने भी बुक्स है ना आपके पास है, सारे बुक का क्वेश्चन बनाओ, गारंटी है सारे क्वेश्चन बनेंगे। नहीं बनते हैं तो आपको कॉमेंट करना है, नेक्स्ट वीडियो सेशन में उसको डील करेंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आज के वीडियो सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन।